नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें चारधाम का प्रसाद और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए, जिन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और देवभूमि की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। धार्मिक, पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को लेकर हुए प्रयासों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के संकल्प को दोहराया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से उत्तराखंड के विकास के लिए जल्द ही 5 जल विद्युत ऊर्जा परियोजना को शुरू करने की अपील की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सकारात्मक कार्यवाही के प्रति आश्वस्त किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कुमाऊं मंडल में अब तक करीब 300 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के अनुसार कई बाबा अंधविश्वास फैलाकर ठगी और शारीरिक शोषण जैसे अपराधों में लिप्त थे। पुलिस की स्पेशल टीमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय कथित गुरुओं पर भी निगरानी रखी जा रही है। जनता से अपील की गई है कि ऐसे फर्जी बाबाओं की जानकारी पुलिस को दें और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की सराहना हो रही है। सनातन धर्म से जुड़े लोग इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर आचार्य विपिन जोशी से खास बातचीत की देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है और अभी तक कई लोगों को इसके तहत जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। आचार्य विपिन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो कालनेमी के इतिहास के बारे में अब पूरे उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी चर्चा हो रही है। जोशी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कालनेमी का इतिहास जो रहा है वो आजकल ज्यादा खंगाला जा रहा है जब से उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? देखिए, कालनेमी जो है एक बहुत प्रसिद्ध राक्षस रहा है। पौराणिक हमारी जो कथाएं हैं उनके अनुसार, जहां रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण में तो ये मारीच का पुत्र है, रावण का मामा है। और जब हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, इसने ऋषि का भेष धारण करके उनको रोकने का जो है प्रयत्न किया है और उसके बाद हनुमान जी ने इसका वध किया है। और उसके अलावा जो है आपका जो दूसरी इसकी कथा है, दूसरी कथा यह है कि महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है। कालनेमी ने जो है इसका एक बार इसकी मृत्यु हुई और उसके बाद जब पुनर्जन्म हुआ तो कंस के रूप में इसने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध किया। तो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। जो छद्म भेषधारी हैं, जो मायावी लोग हैं, जो कहीं न कहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं भगवे की आड़ लेकर के या कुछ इस प्रकार के अन्य गतिविधियों के द्वारा, उसके लिए इस अभियान को और बृहद रूप में चलाया जाना चाहिए। मैं इसका हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज तेजी से हो रहा है और लोग इसमें जो है आस्था भी रखते हैं सनातन धर्म में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसीलिए जो है लोगों के लिए हथियार भी बन गया है कि सनातन का चोला यदि अगर ओढ़ दिया तो वो बच जाएंगे, लोगों को ठगने का काम जो है वो करना शुरू कर देंगे? निश्चित रूप से। देखिए, एक और जहां सनातन की पताका आज पूरे विश्व में लहरा और फहरा रही है, तो वहीं इसकी इसी आड़ में कुछ जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, देशद्रोही तत्व हैं और जिनके अपने दूसरे मंसूबे हैं इस आड़ में, तो वो लोग भी निश्चित रूप से आपने देखा होगा जितना किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है तो इस समय सनातन अपने वैभवशाली और गौरवशाली स्वरूप में है और पूरे विश्व में पताका फहरा रही है। निश्चित रूप से कई इस प्रकार के जो असामाजिक लोग होंगे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस छद्म भेष रूप में जो भी जहाँ जो छुपे हुए हैं उनको निश्चित रूप से उनकी पहचान होनी चाहिए और इन मायावियों का जो है अंत भी होना चाहिए।
सराहना आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुझाव भी एक तरफ से सरकार को देना चाहेंगे कि क्या कुछ इस अभियान में और होना चाहिए बारीकी से, ताकि और जो है लोगों को इसमें पकड़ा जाए जो वास्तव में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और कई लोगों से बातचीत हमने भी की है जिन्होंने पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया है, वास्तव में वो सनातन का चोला तो ओढ़े, लेकिन उन्हें ना सनातन के बारे में पता है ना कालनेमी के बारे में पता है। निश्चित रूप से देखिए, इसको हमारे प्रशासन को बड़ी संजीदगी से इसको लेना पड़ेगा। और जो अभियान शुरू किया है, मुझे लगता है कि अभी तो एक बहुत छोटी ये शुरुआत है, इसको बड़े बृहद रूप में हमें चलाने की ज़रूरत है। और जैसे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमें ये भी देखना है कि कहीं कई छद्म भेषधारी कांवड़ यात्रियों के रूप में तो नहीं घूम रहे हैं, या कहीं भी जहां बड़े आयोजन होते हैं वहां पे भी जो इतने बड़े बड़े मेले हमारे पूरे देश में मनाए जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे, सभी जगह इसको बहुत बृहद स्तर पर चलाने की ज़रूरत है और लगातार निरंतरता के साथ चलाने की ज़रूरत है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आचार्य विपिन जोशी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है उसकी वो जो है सराहना करते हैं, लेकिन प्रशासन को इसे कठोरता से जो है वो चलाना चाहिए, ताकि जो भी लोग जो है वो सनातन का चोला उठकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं वो अपनी असली जगह पहुंच सके। कैमरा पर्सन मनोज रावत के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए 19 जुलाई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों के तहत होगा। उस समिट में कुल 3.56 लाख रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौते हुए थे। अब इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन रुद्रपुर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पिछले कई सालों से ऐसी आपदा आती है जिसमें जान और माल का दोनों का नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरौबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है, जहां पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी गवाही दी है। जबकि इस लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने सिरौबगढ़ लैंडस्लाइड जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो किसी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा। जहां अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिल सकेगी। ये फैसला सोमवार को भारत सरकार के विभागीय सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उत्तराखंड में एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पंचायत चुनाव पर सवाल उठा रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव के विरोध में मौन व्रत रखा है। हरीश रावत का कहना है कि पंचायती राज एक्ट का अनुपालन चुनाव में नहीं हो रहा, जो कि सही नहीं है। अगर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन रोका नहीं गया तो फिर वो धरना देंगे। पंचायती में जो गड़बड़ होगी, राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016 का, हम बना देंगे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा ना, जो ये आयोग बना हुआ है वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा, और मैंने ये भी कहा है कि यदि स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कमीशन के सामने मैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत रखा। इसको लेकर बीजेपी ने हरीश रावत पर तंज कसा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में विवाद हो तो कभी कभी चुप रहकर ही हल निकाला जा सकता है। कहाँ है हरीश रावत जी आजकल? मैं तो भी देख रहा था कहीं
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं मुलाकात कर रहे थे, मौन व्रत कहाँ पर रखा, मेरी जानकारी मिली घर पर है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं। घर की समस्याएं भी हो सकती है, कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर पे विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक जगह होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत कई महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। खबर अब पौड़ी से, जहां त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क है। इस बीच चुनाव को प्रभावित करने वाली खबरों पर भी निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही विकास भवन पौड़ी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिला स्तर पर यह व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी भ्रामक या भड़काऊ खबर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। ये क्योंकि इलेक्शन में किसी भी रूप से प्रभावित करना इलेक्शन को नेगेटिव रूप में उचित नहीं होता है। इसके लिए जो आयोग के निर्देश थे कि पेड न्यूज़ के लिए कमेटी बनाई जाए, तो उसी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना लिया है, जिसमें कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और सभी कर्मचारियों को विभिन्न ब्लॉक भी बांट दिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी पेड न्यूज़ आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका यहाँ पे उसको देखकर उसकी आख्या आयोग को भी भेजे जाने के लिए इस कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय पे इस प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं उनका उचित निस्तारण किया जाएगा। हल्द्वानी में जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 20 देवलचोड़ बंदोबस्ती में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य देवलचोड़ बंदोबस्ती से बीजेपी ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल की पत्नी दीपा दरमवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने किरण नेगी को मैदान में उतारा है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए दीपा दरमवाल ने जहां अपना प्रचार तेज कर दिया है, तो वहीं किरण नेगी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। मैं 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती से किरण नेगी अपने देवी तुल्य ये जनता से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से जिताइए। और ये यहाँ से मैं गोविंद सिंह गढ़वाल और ये प्रेमपुर लसानी का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पे नीरे गड्ढे हैं, रोड नहीं बनी है। लोगों की यही समस्या है कि गड्ढे नहीं भरे हैं और रोड नहीं बनी है। अब इसमें समस्याओं को हम हमारे सामने बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम क्या करें, हमको वोट दीजिए तो हम इसको बना सकते हैं। अब भारी मतों से हमको जिताइए, हमको समर्थन मिल रहा है इन लोगों से। किरण नेगी जी का जो प्रचार है बहुत सही तरीके से चल रहा है। डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और इधर गोविंदपुर गढ़वाल से लेके देवलचौड़ कई जगह हम लोगों ने यहाँ पे मतलब क्षेत्रीय भ्रमण भी किया है और लोगों का अपार हमें यहाँ पे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे हम कल गोविंदपुर गढ़वाल में गए थे तो जो हमारे इस समय प्रत्याशी है जो भी है मतलब उनने इससे पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे, क्षेत्रीय पंचायत भी रहे, उनने अपने क्षेत्र में क्या काम किया वो गोविंदपुर गढ़वाल की कल जनता ने हमें बताया। और वो तो ये कहते हैं कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे काम करेगा, दिन रात हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। मेन यही है, सड़क और सौर ऊर्जाएं कह रहे हैं लोग, पानी की समस्याएं जैसे गांव में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्याएं लोगों को, हम उनको पूरा करेंगे। विकास के लिए ज़्यादातर लोगों की सड़क की समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं जहाँ जहाँ अभी गए हैं और इन्हीं को हम आके विकास करेंगे इनका। हमें अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जो भी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे बढ़े हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। मैं जनता का भरपूर प्रेम और हमारी धामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जो भी यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के इस क्षेत्र में काम हुए हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी एक रकसिया नाला है जिसमें 600 करोड़ रुपए का धामी सरकार जी ने अभी इसी एक साल के अंदर कार्य किए हैं।
कम से कम मेरी जिला पंचायत में 40 करोड़ रुपए से ऊपर के पानी के कार्य हुए हैं। हमारे विधायक जी बंशीधर भगत जी द्वारा करोड़ों रुपए की रोडें, 5-6 ट्यूबवेल और कई कार्य, कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किए हुए हैं। पानी, नल, बिजली, सड़क और जनता की जो भी मूलभूत सुविधा है उनको आगे भी हम पूर्ण करेंगे। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर देहरादून में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल के कहने पर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य रूप से उन आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर चर्चा हुई जो अब तक चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर हैं, जिससे उन्हें राज्य आंदोलनकारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे। पेंशन की विभिन्न श्रेणियों को एक समान करने, सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी करने और जिलाधिकारी कार्यालयों से संचालित पेंशन प्रक्रिया को तेज करने के मुद्दों पर भी मंथन हुआ। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको लाभ दिलाने के लिए जो है परिषद ने एक कदम उठाया और गृह सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई वहाँ पर, जिसमें जो है मेरे आग्रह पर ये बैठक हुई थी। और उसमें कुछ बिंदु थे, जैसे बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी वो अभी भी जो है चिन्हीकरण के दायरे से बाहर हैं और उनको वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो लाभ जो अंदर राज्य आंदोलनकारियों को मिलते हैं। पेंशन का मसला है, तो उस पर विचार विमर्श हुआ, उसको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही गई। इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है उसके तहत बहुत सारे विभाग हैं कि जो उस पर हीला हवाली कर रहे हैं। उस 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत जो आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जो है सरकारी पदों के सापेक्ष जो है विज्ञप्ति जारी होनी है, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक अवरोध है, तो उस पर भी विचार विमर्श हुआ और उस पर भी जो है पत्र जारी करने का और उस पर भी जो है उसे आगे बढ़ाने का जो है विचार विमर्श किया गया।